नर्स्ट इक्वेशन ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस, आज हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। देखो आपने, हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो ई नॉट होता है वो कॉपर का, जिसको हम एसआरपी बोलते हैं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, ये हमने देखा हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट, ये देखा हुआ है अपन ने। इसको अपन एसआरपी बोलते हैं। एसआरपी क्यों बोलते हैं बताओ, एसआरपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि 1 मोलर सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए CuSO4 की, और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है तो उसको अपन कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर ही चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन ही चाहिए, और प्रेशर भी 1 atm चाहिए ना। प्रेशर तो हमेशा 1 atm रहता ही है, क्योंकि कोई भी सेल अगर अपन ऑपरेट करेंगे तो जनरली 1 atm पे ऑपरेट करेंगे, और जनरली टेम्परेचर भी ये 298 रूम टेम्परेचर जनरली रहता है। पर आप देखते हो लेबोरेटरी में हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जरूरी नहीं कि 1 मोलर के हों, वो 2 मोलर, 1.5 मोलर, कितने भी मोलर के हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हम एसआरपी बोलते हैं तो एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका मीनिंग होता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए 298 केल्विन पर 1 atm टेम्परेचर पर इतना पोटेंशियल डिफरेंस निकला है। हाइड्रोजन के कंपेयर में इतना इसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, यही मतलब होता है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स्ट इक्वेशन? तो यहां मैं लिख देता हूं, नर्स्ट इक्वेशन is an expression. Nernst equation is an expression for calculating standard reduction potential of a substance at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर, and at any concentration। मतलब अब कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं है तब तो अपन ये नहीं बोल सकते ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम इसको कह रहे हैं। तो रिडक्शन हम स्टैंडर्ड कब नहीं बोल सकते? जब ये मोलरिटी वगैरह चेंज हो जाए। तो अगर मोलरिटी वगैरह चेंज हो जाए तो हम रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्स्ट इक्वेशन? जैसे एक मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, m n प्लस एनी इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ? ये आयन है और n इलेक्ट्रॉन लेकर ये किसमें बदल गया? मेटल में बदल गया, सॉलिड। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन 1 नहीं है, C कंसंट्रेशन, और जनरली कंसंट्रेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, मोलरिटी को Mn+ ऐसा लिखते हैं। तो इसका ये कंसंट्रेशन है। अब ये 1 मोलर नहीं है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन कैसे निकालेंगे? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है E। अब यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों? नॉट कब लगाते हैं? जब वो स्टैंडर्ड हो। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा? Mn+/m, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये वाला जो एक्चुअल था, ये वाला। जैसे कॉपर का निकालना है तो कॉपर का ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो अपने को लिस्ट में पता ही है और ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, Mn+ स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln 1 Mn+, यानी ये कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है इसका। इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले बिकॉज इट इज नॉट इन आवर सिलेबस।
बट दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, इसको हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये तो क्या है, ई नॉट क्या है, ई नॉट एम एन प्लस एम क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होगी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, एन। अब अगर कॉपर है तो कॉपर को ये बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे कि नहीं कॉपर को बनने के लिए, तो यहाँ 2 आ जाएगा, कॉपर के केस में यहाँ एन की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, और एफ क्या है, 96500 कूलम, इसको हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? नस्ट इक्वेशन समझ में आ गया? इसको नोट कर लो, नोट करना है तो नस्ट इक्वेशन को, फिर इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, चले अपन आगे। यस सर। देखो अब अगर अपने पास एक डेनियल सेल है, अच्छा ये अपन ने जो नस्ट इक्वेशन लिखा, क्या इसको अपन हाफ सेल की नस्ट इक्वेशन कह सकते हैं? क्योंकि अभी केवल रिडक्शन की लिखा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा और उसको मिलाकर फिर कंप्लीट अपने को मिलेगा। ठीक है, ये अभी केवल रिडक्शन का निकला है। तो यस सर। अगर डेनियल सेल है अपने पास, डेनियल सेल, इसका अपने को नस्ट इक्वेशन लिखना है। डेनियल सेल का अपने को नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखें? तो डेनियल सेल में क्या होता है, पहला अपन ये अपने को चाहिए डेनियल सेल के लिए, ई नॉट कितना होता है डेनियल सेल में, ई नॉट अपन ऐसे लिखते हैं ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये अपन ये क्या निकालते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यही कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट कैथोड में क्या होता है, कॉपर वो +2 से किसमें बदलता है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल यही होता है। एनोड में कौन होता है डेनियल सेल में, जिंक होता है, जो +2 से क्या में बदलता है, जेड में बदलता है। क्यों, इतनी बातें समझ में आई है ना? ये सेल पोटेंशियल है, ये कितने कंसंट्रेशन पे है सारा, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है। अब अपने को अपने को इसकी नस्ट इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपन नस्ट इक्वेशन लिखेंगे कॉपर के लिए। कॉपर का नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट सॉरी ई Cu+2 Cu इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर +2, यही लिखा है। देखो नस्ट इक्वेशन में क्या लिखा है अपन ने, पहले ई नॉट होता है, फिर RT/NF होता है, फिर लॉग उसका कंसंट्रेशन होता है जो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, अपॉन Cu माइनस यहाँ लिखेंगे RT, यहाँ लिखेंगे NF और यहाँ लिखेंगे NN LN, और यहाँ पे अपन लिखेंगे 1/1 किसको लिखेंगे बताओ, ये कॉपर का हो रहा है ना, तो यहाँ Cu+2 लिखेंगे। क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। अब अपन को जिंक की लिखना है, फिर दोनों को मिला के अपन सेल पोटेंशियल निकालेंगे। नस्ट इक्वेशन जिंक के लिए कैसे लिखेंगे, सबका रिडक्शन ही लिखना है अपने को, ध्यान रखेंगे सबका, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आता है सब रिडक्शन पोटेंशियल ही आता है। तो यहाँ पे ई नॉट किसका हो जाएगा, Zn+2 किसमें बदल जाएगा, Zn में, माइनस RT वैसी रहेगा, NF और LN में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/Zn+2 हो जाएगा।
यहाँ तक समझ में आ गया? अब अपने को डेनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो ये जो सेल पोटेंशियल अपन डेनियल सेल का निकाल रहे हैं, ये दोनों काय में लिया गया है? स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन लिया गया है और 298 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है। लेकिन ये जो निकाला गया है इसमें कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है और इसमें टेम्परेचर भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमको मान लिया मेरे पास एक डेनियल सेल है जिसको मैं 200 केल्विन पर ऑपरेट कर रहा हूँ, एक्चुअल में कितने पे ऑपरेट करना चाहिए उसको? 298 केल्विन पर, लेकिन मैं उसको 200 केल्विन पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो 200 केल्विन पे तो सेल पोटेंशियल आपको बताया था ना, डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल बताया था 1.1 वोल्ट होता है, ये सबको बताया था क्या? यस सर। ओके, लेकिन ये कब होता है? स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन होने चाहिए दोनों और 298 केल्विन होना चाहिए। ये कंडीशन है तभी 1.1 वोल्ट आएगा। अगर 200 केल्विन पर आप डेनियल सेल यूज कर रहे हो तो 200 केल्विन पे 1.1 वोल्ट नहीं आएगा, तो 200 केल्विन पे कितना आएगा सेल पोटेंशियल? तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, ये जो है ना यहां से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? E ऑफ डेनियल सेल इज इक्वल टू E किसका? कैथोड का माइनस E एनोड। देखो यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया है। नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम नस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो किसी भी टेम्परेचर पे काम करता है। अगर मुझे स्टैंडर्ड निकालना होता तो यही से निकाल लेता। ओके, अब क्या करेंगे? यहाँ पे E कैथोड पे कौन होगा? कॉपर, +2 से 2 में बदल रहा है। उसके बाद कौन होगा? जिंक, +2 से जिंक में बदल रहा है। ओके, अब क्या होगा? इसकी वैल्यू रखेंगे, तो कॉपर की वाली वैल्यू रखा E नॉट Cu +2 Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu +2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू रखेंगे E नॉट Zn +2 Zn, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn +2। ओके, इतना आ गया। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, जरा इस पे ध्यान दें, बता सकते हो? ये और ये, इन दोनों को मिला के अपन क्या लिख सकते हैं? क्या इसको मिला के सेल पोटेंशियल लिख सकते हैं? ये वाला, क्या इसको E नॉट सेल लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वाला? तो ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन, E of Daniell cell at any temperature, any concentration is equal to E naught cell, मतलब जो 1.1 अगर Daniell cell है तो ये 1.1 होगा, फिक्स है, माइनस। ठीक है, अब अपन करते हैं, क्या कर रहे हैं देखो, माइनस में क्या लिखा है यहाँ पे? ये ठीक है, ये माइनस में लिखा है, कॉपर वाला माइनस में, तो -1 अपॉन सॉरी RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu +2, और ये प्लस में हो जाएगा RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn +2। ये हो जाएगा E नॉट सेल माइनस कॉमन निकाला RT अपॉन NF, ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस कॉमन निकालेंगे तो ln कितना बचेगा? 1 अपॉन Cu +2 माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा ln 1 अपॉन Zn +2। ओके, E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, ये सबको पता है, जैसे ln A माइनस ln B है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? ln A अपॉन B, ये पता है ना सबको? यस सर। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ln A कितना है? 1 अपॉन Cu +2, और B कितना है? नीचे आएगा 1 अपॉन Zn +2, ऐसे लिखेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? E नॉट सेल इज माइनस RT अपॉन NF ln, ये देखो ये वाला कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा? ऊपर Zn +2, और नीचे क्या जाएगा? Cu +2। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, एक्सप्रेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन फॉर किसके लिए?
डेनियल्स। क्या हर बार आपको एसिड डेरिवेशन करना पड़ेगा? क्या हर बार आपको एसिड डेरिवेशन करना पड़ेगा? तो आंसर है नो। क्यों नहीं करना पड़ेगा? किसी भी सेल के लिए अब आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ऊपर जो आएगा वो एनोड का कंसंट्रेशन आएगा, एनोड कंसंट्रेशन, और नीचे हमेशा क्या आएगा, कैथोड कंसंट्रेशन। तो बस इसका याद रखिए, बस इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। आप लोगों ने रिएक्शन कोशेंट का नाम सुना है? रिएक्शन कोशेंट का आप लोगों ने रिएक्शन कोशेंट का नाम सुना है? केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में। यस सर। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, जैसे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, AA प्लस BB कन्वर्ट्स इनटू CC प्लस DB, ये केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, AA प्लस BB और ये इक्विलिब्रियम में CC प्लस DB, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तब अपन इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड करते हैं, और ये कितना आता है, C का कंसंट्रेशन पावर C इंटू B का कंसंट्रेशन पावर D अपॉन A का कंसंट्रेशन पावर A, B का कंसंट्रेशन पावर B, ऐसी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसको। लेकिन अगर वो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो, ये इक्विलिब्रियम में अभी नहीं आई है, मतलब अभी भी प्रोसेस चल रही है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसमें इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तो अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आई है तब अपन जो तब ये जो रेशो निकलता है, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको अपन कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। और अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है तो रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर हो जाएगा फिर, के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। ये वाली 11th में याद आ रही है, हमने 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। यस सर। तो याद करो, ये बताओ डेनियल सेल के लिए अपन रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं डेनियल सेल के लिए, हाँ डेनियल सेल के लिए रिएक्शन लिखते हैं। डेनियल सेल में कॉपर जो है वो एक्वस में होता है, वो काय में बदलता है, जिंक में, सॉरी कॉपर रिड्यूस होता है, जिंक यहाँ पे सॉलिड में होता है, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, कॉपर का होता है रिडक्शन। ये पढ़ा है क्या? ठीक है, ये तो अपने पढ़ लिया। अब इस अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है तब तो इसके लिए अपन क्या डिसाइड करेंगे, ये अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो इसका क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है क्या? अगर ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो आप ये बोल सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि कॉपर रिड्यूस होकर बन रहा है क्या, कॉपर सॉलिड, और जिंक ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है जिंक आयन। तो इस प्रोसेस में इसका हो रहा है इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाए। शुरू में ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में चलेगी, राइट साइड। जैसे जैसे राइट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम होती जाएगी, और जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि कॉपर सॉलिड में तो बदल रहा है और जिंक आयन में बदल रहा है, लेकिन भाई जिंक वापस सॉलिड में बदलने लगा और कॉपर सॉलिड वापस किसमें बदलने लगा, आयन में।
यानी इतना कंसंट्रेशन ऑफ जिंक का आयन का बढ़ गया, इस जिंक आयन का कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया कि अब बोलता है मेरे को और जिंक आयन नहीं चाहिए। अब वो बोलता है कि अगर जिंक आयन बनेगा तो मैं वापस जिंक में बदल जाऊंगा। और कॉपर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इतना कम हो चुका है कि अब वो बोलता है कि भाई अब मैं और सॉलिड नहीं बनूंगा, अगर सॉलिड बनेगा तो वापस सॉलिड यहां से किसमें बदल जाएगा, इसमें। मतलब रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। ठीक है, तो कोई भी सेल तभी काम करता है जब उसमें जो ये जो डेनियल सेल की रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में ना आए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहे, मतलब कॉपर का लगातार रिडक्शन होता रहे तो कॉपर लगातार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा, जिंक का लगातार ऑक्सीडेशन होता रहे तो जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा। तो जिंक आपको पता है लेफ्ट साइड होता है, कॉपर राइट साइड होता है। जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा, कॉपर लगातार इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लगातार सर्किट में क्या होते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे, तो सेल काम करता रहेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे शुरुआत में तो जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है और जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां पहुंचने लगता है, अपने आयन में यानी इलेक्ट्रोलाइट में पहुंचने लगता है। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है वैसे वैसे जिंक का जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक बहुत ज्यादा होने लगे। अब फर्दर जिंक को वो अपोज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो शुरुआत में तो डेनियल सेल बिल्कुल 1.1 वोल्ट देता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है उसका धीरे धीरे वोल्टेज कम होता है और अल्टीमेटली उसका वोल्टेज फिर जीरो हो जाता है, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब ये जिंक बोलता है मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, तो आयन बोलता है मैं फिर से जिंक बन जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे सफिशिएंट आ चुके हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। इक्विलिब्रियम में जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचेगा उसका सेल पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। सेल पोटेंशियल जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब रिएक्शन काम ही नहीं करेगी, जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा है, तो वहीं वो जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये जिंक आयन बोलेगा मैं ही इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, क्योंकि जिंक मेरे पास सफिशिएंट आयन आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो रिएक्शन तभी आगे बढ़ेगी जब क्या हो, इक्विलिब्रियम ना आए। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया है, ध्यान रहे, इफ इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो ये मेरे को बताओ, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो हम इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशेंट डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, वो रिएक्शन क्वोशेंट तो हम कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। बस ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये केवल हम लोग इक्विलिब्रियम के समय ही डिफाइन कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्वोशेंट कितना होगा? क्या होता है? प्रोडक्ट जिंक का कंसंट्रेशन +2 अपॉन कॉपर का कंसंट्रेशन। याद है क्या? आपको याद है ना, सॉलिड को नहीं लेते हैं, याद है ना, सॉलिड और प्योर सब्सटेंस को नहीं लेते हैं, केवल कंसंट, क्योंकि जो चेंज होता है वो तो कंसंट्रेशन ही चेंज होता है ना। सॉलिड का कंसंट्रेशन तो हमेशा सेम होता है। ये वाली बात पता है कि नहीं सबको? सॉलिड को नहीं लेते ना इक्विलिब्रियम लिखते समय भी, केवल किसको लेते हैं, गैसियस को लेते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं? ये सबको पता है क्या? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब जरा देखो अपन ने जो ये यहाँ पे ये लिखा है, देखो अपन ने क्या लिखा है, देखो ये जो नष्ट, ये मैंने सॉरी यार ये मिस्टेक हो गई, इसको ध्यान रखना। नॉट वगैरह तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, नॉट तो केवल इसलिए आता है, नॉट कब आता है? स्टैंडर्ड में, है ना। आप जरा यहां देखो, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? जिंक आया है। ये देखो ये वाली चीज वही है ना जो अभी अपन ने निकाला, ये रिएक्शन क्वोशेंट ही है। देखो इस डेनियल सेल की रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशेंट ही है। इसका मतलब है नस्ट इक्वेशन को अपन ऐसा भी, यस सर। इसका मतलब है नस्ट इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। बोलो ये वाली बात भी समझ में आ गई? है ना। क्यों? क्या आपको पता है इसमें हमेशा प्रोडक्ट ऊपर रहता है,
और रिएक्टेंट कहाँ रहते हैं? अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K में। और ये जो सेल आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इक्विलिब्रियम में अपन Yes, sir. इस इक्विलिब्रियम में अपन इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? E नॉट सेल RT अपॉन NF ln K ऐसे लिखेंगे। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? RT अपॉन NF ln K। दिस विल बी द इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होगी। इसको भी नोट करना है। इक्विलिब्रियम ये वाला फॉर्मूला भी नोट करेंगे सब लोग। ये सारे फॉर्मूले नोट करना है ना? नोट कर रहे हो ना सब कुछ? नोट नहीं कर पाते हो तो अब जाके उसको वीडियो देखकर वापस नोट कर सकते हो क्लास के बाद, है ना? सारी वीडियो उसमें डले हुए हैं। ये आ गया समझ में? यहाँ तक क्या? आगे बढ़े क्या अपन? Yes, sir. ओके। कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो ना? आई थिंक आ गई। अच्छा, एक चीज और, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज। अगर हमने इफ टेम्परेचर को अपन ने 298 फिक्स कर लिया केल्विन, ओके, आर की तो वैल्यू 8.314 है। बात आई समझ में? टेम्परेचर की वैल्यू 298 है, आर की वैल्यू ये फिक्स है। तो ये जो अपन लिखते हैं यहाँ पे RT और यहाँ NF, F की वैल्यू फेराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम। ये फेराडे कांस्टेंट होता है, ये कूलम पर मोल होता है बेसिकली, एक मोल के लिए। तो बताओ इसकी वैल्यू 1/n। ये तो अच्छा, कंसंट्रेशन एनीथिंग, जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू एनीथिंग, इसको अपन ने फिक्स नहीं किया। बाकी सारी चीजें फिक्स कर दिया, जो कि 99% केस में यही रहेगा। बाकी सारी चीजें फिक्स रहेंगी, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। तब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/n 8.314 इंटू 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 96500 ऐसे लिखेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 0.059 अपॉन। तो ये पूरे की जो वैल्यू है ये आती है 0.059। तो 99% केसेस में जो नस्ट इक्वेशन आपका लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n। n क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वो तो हर सेल में अलग अलग होंगे। डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, कॉपर के रिडक्शन और जिंक के ऑक्सीडेशन में। और यहाँ पे ln आ जाएगा क्या? Q तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 99% केस में यही फॉर्मूला यूज होगा। Q किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हो क्या? अच्छा, टाइम होने वाला है, क्या ये वाली बातें समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो टाइम होने वाला है। वी एंड आवर लेक्चर हियर एंड we'll meet tomorrow. Okay?